let you both introduce yourselves because I won't be able to do justice to it. So, Wajahat, why don't you introduce yourself first? Okay, my name is Wajad Kareem, and I'm in Karachi at this time. It's very hot here. Not sure about other areas of Pakistan. So, by profession, मैं एक सीनियर एंड्रॉयड इंजीनियर हूँ एक कनाडा की कंपनी में रिमोटली काम करता हूँ और थ्रू कंट्रोल सॉफ्टवेयर एंड बिसाइड दैट मैं एंड्रॉयड गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हूँ फॉर नाउ पाकिस्तान का फर्स्ट गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बट आई वुड लव टू सी मोर GDs in Android and Kotlin and beside that मैं बहुत सारा टाइम जो है अपना राइटिंग और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर स्पेंड करता हूँ जिसमें मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ और मेरी अपनी पब्लिकेशन भी है मीडियम के ऊपर जो कि अभी टॉप 100 मीडियम पब्लिकेशंस में है और इसके अलावा मेरी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं एंड्रॉयड की जो कि थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स यूज कर रहे हैं सो दैट्स अबाउट मी आई गेस That's wonderful. And Atik, why don't you introduce yourself? So my name is Atikur Rahman, and I'm a freelance Android developer. And I have created and maintain Android apps which have millions of downloads. At this time, I work remotely for companies from different countries as a freelancer, and I'm super active on basically Stack Overflow, and I'm in top 1% from all around the world, and that's about it. All right, but because Javad forgot to introduce me, I'll just introduce myself really quickly first. I'm the co-founder for DevNinks, and I'm Sadiq, and I also work at IBM as a quality assurance consultant. So, Wajahat, I'll come to you with the next question. Could you tell us a little about your journey to becoming GDE and any obstacles that you encountered and how you tackled them? Okay, this is the thing which I get asked a lot of time, especially जब से मैं GD बना हूँ तब से ये सवाल तो इतनी बार आ चुका है बस तो I had the privilege to write about it and do some YouTube interviews और अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन भी किया था सो GD मैं जो है सिंपली स्टार्ट जो है मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ने से की थी like I was doing job and freelancing at the same time and it was very difficult for me कि रात को आके client का काम करो दिन को so if you want to do freelancing you should do it full time because that will help you a lot so I was fed up और freelancing जो है एक ऐसी चीज़ थी I learned कि this is not something for me like this does not satisfy my inner peace and something like that so मैंने छोड़ दिया और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि व्हाट्स नेक्स्ट तो उस टाइम पे मेरे पास कपल ऑफ ऑफर्स थी जो कि बाहर की कंपनी से थी बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग द कंट्री सो आई थॉट ओके पाकिस्तान में रहकर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं टेक्नोलॉजी में अचीव कर पाऊँ और जो मेरे अपने कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं उनको कंप्लीट करे सो दैट टाइम आई थॉट ओके गूगल डेवलपर एक्सपर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक कर सकती है मेरी सो व्हाट आई डिड के मैंने उनकी सारी रिक्वायरमेंट चेक कर ली और उसके बाद जो है मैंने हर वो चीज़ करना शुरू कर ली जो कि मुझे उसमें हेल्प आउट कर सके स्टार्टिंग फ्रॉम मैं राइटिंग पहले से ही कर रहा था और मेरा ब्लॉग और मीडियम बहुत एक्टिव था तो आई हैड ओके दिस इज़ वेरी गुड और उसके बाद मेरा एक उस टाइम पे एक क्लाइंट था उसने मुझे जो है कन्विंस किया था कि यार आप जो है ना ओपन सोर्स करना शुरू कर लें तो मैंने क्या किया कि उसी की एप्लीकेशन का एक पार्ट था वो मैंने ओपन सोर्स कर लिया और वो मेरी फर्स्ट लाइब्रेरी थी एंड्रॉयड की एंड दैट गॉन लाइक क्रेजी मतलब हर जगह पे शेयर होना शुरू हो गई और 1000 से ज़्यादा गिटहब स्टार्स मिलना शुरू हो गए तो उसमें जो है मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला ओपन सोर्स से तो मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने क्या किया कि उसको और कंटिन्यू किया और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में नहीं मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर लिया फेसबुक में मोजिला में और गूगल के एंड्रॉयड सैम्पल्स में इस तरह से तो अपेरेंटली फेसबुक वालों ने मेरी जॉब ऑफ़र भी की थी उनकी एक लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट करने में फॉर द सेम रीजंस कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता था तो मैंने उनको डिक्लाइन कर लिया और उसके बाद
जब मेरा काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया इंटरनेशनली, मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने जो है मुझे बोलना शुरू कर लिया कि यार आप जो है ना वो शेयर करो। तो मैंने फेसबुक पे ये चीज़ें शेयर करना शुरू कर ली। तो हुआ क्या कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं कराची में, उन कम्युनिटीज़ जो मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप आके अपना एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करें। बट दिस इज़ हाउ आई गॉट इन पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसे ही मैं गूगल I/O एक्सटेंडेड हुआ था तकरीबन 2 साल पहले कराची में। तो उस टाइम पे जो है मुझे वहाँ पे टॉक देने का मौका मिला, तो GTG कोलाची वालों के थ्रू। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जो है मुझे मेरी बात गूगल से हुई। और जब मैं वापस आया तो 2-3 दिन के बाद जो है मुझे गूगल सिंगापुर से मेल आई कि आर यू इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए GD। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं था। और इन सारी चीज़ों में जो है ना मुझे तकरीबन 1 साल लग गया था, पब्लिक स्पीकिंग, ओपन सोर्स, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं। तो मैंने उसमें उनका प्रोसीजर के लिए अप्लाई किया। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस है लेकिन अभी आपको थोड़ा टाइम और करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना 4 महीने के बाद फिर अप्लाई करें। तो 4 महीने के बाद उन्होंने जो है मुझे अप्रोच किया, लेकिन उस टाइम पे जो है ना मैं एक फैमिली मेडिकल सिचुएशन में था। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि यार आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। और उन्होंने वेट किया। फिर तकरीबन 1 महीने के बाद फिर कॉल की, फिर कॉल की, फिर कॉल की। तो 3-4 बार उन्होंने ऐसे करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब ये फ्री होगा तो। फिर मैं वापस फ्री हुआ नवंबर में। और उसके बाद हमने फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया और तकरीबन 2 महीने में मैं GD बन गया। तो इट टुक मी अबाउट 2.5 years टू बिकम ए GD सिंपली। और इन 2.5 साल में जो है मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रहा था। तो फॉर द ऑडियंस हु आर लुकिंग एट मी, सिंपली अगर आपको GD बनना है किसी भी फील्ड में, तो आपको 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपको गूगल की किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना है, लाइक एक्सपर्ट। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, बट इतना आना चाहिए कि अगर कम्युनिटी से आपसे लोग सवाल पूछते हैं या आपसे एडवाइस लेते हैं या आपसे हेल्प लेते हैं, तो यू नो हाउ टू आंसर इट एंड you know how to guide him or her along the way and how to solve their problems। नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2 कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी में एक्टिव रहना। अब वो किस मीडियम से आप एक्टिव हो रहे हो इट डजंट मैटर। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में, इवेंट्स में, या फिर आप राइटिंग कर रहे हैं, या फिर आप वीडियोज बना रहे हैं, या फिर स्टैक ओवरफ्लो कर रहे हैं जैसे अतीक साहब कर रहे हैं, या फिर आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली जो है ना लोगों के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और उनको ऑनलाइन जूम के थ्रू या इस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इट ऑल मैटर्स कि आप कितनी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसकी बेस पे जो है वो आप GD बन सकते हैं। थर्ड थिंग कि GD के लिए कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है। देयर इज़ नो फॉर्म लाइक आप जहाँ पे अप्लाई बटन क्लिक करो और अप्लाई टू बिकम ए GD, ऐसे नहीं होता। आपको नॉमिनेट होना पड़ेगा और आपको इतना एक्टिव होना है कम्युनिटी के काम में कि या तो कोई गूगल का इनसाइडर आपको नॉमिनेट करे, या तो कोई एग्जिस्टिंग GD आपको नॉमिनेट करे। वो आपको नोट करेंगे कि आप यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सो यू शुड बिकम ए GD। तो GD बनना कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इस तरह की सर्टिफिकेशन नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं है। GD इज़ अ रिकग्निशन फ्रॉम गूगल कि गूगल आपको अप्रिशिएट करता है कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क इन दिस टेक्नोलॉजी, सो थैंक यू फॉर दैट। तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और टर्न में वो आपको कुछ बेनिफिट्स में देते हैं जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल पाते। लाइक GD बनने से मुझे अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं, अच्छी टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं। और अभी कोविड है तो उस वजह से मैं निकल नहीं पाया हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर किसी और कंट्री में किसी इवेंट को अटेंड करना चाहता हूँ या इस तरह से, तो उसका पूरा जो वो वीज़ा और ट्रैवल एंड ऑल दैट है वो गूगल कवर करता है सारे GDs के लिए। तो दीज आर द थिंग व्हिच विल हेल्प यू ग्रो इवन मोर, जितना आप पहले नहीं कर पा रहे थे। सो
उसके अलावा मैं अभी एंड्रॉयड वालों की टीम के साथ डायरेक्ट काम करता हूँ, उनको फीडबैक देता हूँ अलग अलग एपीआईज के ऊपर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और रिसेंटली गूगल वालों ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बॉक्स भेजा था विद लॉट ऑफ थिंग, गूगल नेस्ट मिनी एंड ऑल दैट। सो these are some you can get, but at the end GT is all about community and love for community, कि आप कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ जीटी बनने के लिए जीटी बन रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि आप सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज जीटी बनने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता। आप वही होते हो, आपके आर्टिकल वही होते हैं, आपकी राइटिंग वही होती है, आपके वीडियोस वही होते हैं, सब कुछ सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड कंटिन्यू, बिकॉज जीटी टाइटल जो है वो हर साल रिन्यू होता है। और वो आपकी देखते हैं कि आप लेजी तो नहीं हो गए जीटी बनने के बाद, या फिर आपने कम्युनिटी का काम छोड़ दिया या स्लो डाउन कर लिया। सो दिस इज द पर्पस बिहाइंड जीटी। सो दैट्स हाउ आई बिकम। That's wonderful, Washahid. Thank you so much. I think coming to you, you're among the top 1% on Stack Overflow, which is admirable. Could you tell us how you got there and what steps you followed to get there? Yeah, sure. So it all started actually when I started my career when I was a beginner, and obviously I had a lot of questions. So I would go on Stack Overflow and ask, and I would wait for a couple of hours and sometimes days. Somebody would answer the questions, and it was really sometimes it was really frustrating for me. So after a couple of weeks into the Android development, I started noticing some questions that I could give answer to. So took the leap, and first I answered my first question, and it got accepted. And it was a big thing for me, who's a beginner, just a couple of weeks in, and I am immediately making a difference. There is someone else, I can help. So that's how it started basically, and slowly I started noticing a pattern. Sometime I would find problems that were really simple, for a beginner, but they would post questions, so I would go and find the answer and then post it as an answer there. And that's how I was learning. I was obsessed with learning, so I was also learning and I was also helping others. So a couple of weeks into all this, and one day my team lead, I was answering a question on Stack Overflow, and he noticed my repetition there. I think it was about 1,000 or something, and he was amazed. He was like, "How did you get this much repetition?" And I had no idea that repetition matters this much. I never did it when I started. I never did it for the repetition. So I said, I just, whenever I find time, I just try to answer some questions. And he said, I only got to 300 or 400. I never made it to 1,000, and that's good. This was when I started, 1 month or 2 months in. So that's how I made this habit, and that's how I've been contributing on Stack Overflow from like now I think 4 or 5 years, and I have learned a lot. Honestly, that was the primary force for me, in starting the contribution. And even right now, if I'm stuck on a problem or I want to take a break, I will just go on Stack Overflow. I will try to answer some questions, and if I don't know the answers, I will go and try to find the answer, just to get a perspective of the guy who is posting the answer, what problems do they have. So recently, a couple of 2 years back, I was interviewing with a company, and the team lead there, he was interviewing me, and we were talking about the contributions. I have also made some contributions on GitHub. I'm active in another forum, on Android forums like Reddit and some other. So we were talking about the contributions, and I told him, I had about 8,000 repetition that time, and I told him I'm top 1% on Stack Overflow, and he was like, I am in top 5%, and you are in top 1%. So, but I have and currently I'm around at 11,000. I'm in top 1% in Android and top 10% in Coffee.
So what I have realized, the pattern, it all started as my passion, to give back to the community, to solve, to just help as little as I could, So, but what I have found, the benefits, if I would say, about contribution is, it's like a badge. When you approach a company or a recruiter or anybody professional, I always am in talks with other developers from all around the world. So when I mention that I have this much contribution on Stack Overflow, they immediately recognize that I am a passionate developer. I care about my craft. I care about my Yeah, and I career, think it's what a I'm safe doing. assumption that you have a lot of knowledge, given that you're in the top 1% at Stack Overflow. Yeah, and the bigger thing for companies, from the recruitment perspective, it's like they immediately know that this person is passionate. Like Mujahid has mentioned, he write a lot, he contribute on GitHub a lot. So that's also another part of it. It's like whatever interests you. I find Stack Overflow more interesting. I like it. It's my habit. So the same way he enjoys writing and GitHub. So it's like you find your niche, whatever interests you, and you when you give back to the community, other people notice that. Now, I also give talks, and I run Core Labs, as a trainer for Kotlin, Yeah. and I have got a lot of opportunities, through these things. People reach out to me. So the benefit of contributing to the community is, more people get to Visibility. know you. That yeah, more people get to know you. That yeah, this person, he's an expert, and you get more offers in return. What other benefit I would mention is I got to know a lot of people from Stack Overflow that I would like to work with. When Yeah. contributing, when coming across answers, I have met ton of developers who I would like to work with, or they would like to work with me. So that's a really it has a really this positive impact, other than the stamp that you get with the reputation. So the takeaways, if I would say, what if you're coming to the question, if you're getting started, how you can contribute is, you have to find your interest, whatever interests you, and then you have to be persistent to come here, to be in top 1% or to come at 11,000 repetition. It took me like, I think, 4 or 5 years. So I have been persistent. I have इसमें आपको मुस्तकिल मजाजी की जरूरत होती है. That's a You very long time, yeah. progress. Yeah, progress is always slow. Hmm. You can't expect that you write something and immediately it will be everywhere, or you made a library and it will go, boom. Yeah. It happens in very rare cases. So whenever you're starting out, keep in mind that, remember that progress is slow. Be persistent, keep contributing whatever interests you, and always uh, be an expert in one field. Don't try to be jack of all trades, and just, when you're an expert in one thing, you can provide always better solutions. Like I personally, I believe I am an expert in architecture, and threading on Android. So I like to answer questions regarding these. Hmm. So yeah, that's my story of Stack Overflow. That's an amazing story. Vajahid, Thank you so much. you designed your portfolio yourself. Could you tell us how you did this and what features should fresh graduates have in their portfolios to be recruited in good companies or maybe think about becoming GDE somewhere down the road? हाँ, एक्चुअली यूनिवर्सिटी से लेकर ना मुझे लिखने का बड़ा शौक था. पहले मैं डायरी पे लिखता था. इंटरनेट आ गई तो मैंने सोचा कि अब इंटरनेट पे लिखते हैं. तो मैंने एक ब्लॉग बनाई. उस टाइम पे मैं गेम डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहा था. तो मैंने उस ब्लॉग में और गेम डेवलपमेंट की टिप्स और एंड्रॉयड के बारे में लिखना शुरू कर दिया.
और ओवर टाइम वो बढ़ना शुरू हो गया। और वहीं से मेरे ख्याल आया कि यार मेरे पास ना एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि मेरी अपनी होनी चाहिए, लाइक wajadkareem.com, माई फर्स्ट नेम योर लास्ट नेम .com। तो मैंने फिर डोमेन खरीद लिया और मुझे मिल भी गया, और मैंने उस टाइम पे जो है ना उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दी। ओवर टाइम मैंने उसको अपडेट करना छोड़ दिया, आई गॉट लेजी, आई गॉट बिजी, वट एवर, बट एक वेबसाइट थी और उसके ऊपर मेरे बारे में ईयर्स ओल्ड इंफॉर्मेशन थी जो कि अभी लेटेस्ट भी नहीं थी, अपडेटेड भी नहीं थी, और मैं उसको कभी सीरियस भी नहीं लेता था। लेकिन एक वेबसाइट थी और उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स थे और 2-4 पोस्टें पड़ी हुई थी और बस ख़त्म। ठीक है, जो मेरा ब्लॉग था वो साइड में चल रहा था। तो हुआ क्या कि अलग अलग रिक्रूटर्स ने, जैसे अमेज़ॉन से एक ऑफर आई थी, उन लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर लिया, या फिर एक यूके का पब्लिशर अप्रोच किया कि यार हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बुक लिखो। और मैंने लिखी, और 2 बुक्स मैंने उनके साथ लिखी, एंड इट वाज अमेजिंग, लाइक माय बेस्ट अचीवमेंट सो फार इन माय लाइफ। आई थिंक बुक लिखने का एक अलग सा ही नशा है। तो फिर जब मैंने फ्रीलांसिंग की ना और स्टार्टअप कर रहा था साइड में, तो उस टाइम पे जो है ना मुझे खुद कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ गई। तो उस टाइम पे मैंने जो है इंटरव्यू लेना शुरू कर लिया। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि यार तुम्हें बैकएंड का बंदा चाहिए। मेरा एक और फ्रेंड है वो बैकएंड में है और उसने 1000 वेबसाइट बनाई हैं। Yeah. तो मैंने कहा ठीक है मिलवा लो। तो मैं उससे मिला और मैंने उसे कहा कि भाई आपने 1000 वेबसाइट्स बनाई हैं? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि फिर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है, लाइक यूअर फर्स्ट नेम यूअर लास्ट नेम, जिसके ऊपर मैं वो सारा काम देख सकूं, वो सारी 1000 वेबसाइट देख सकूं? क्योंकि जब मैं रात को आपका नाम सर्च कर रहा था तो मुझे सिर्फ आपका फेसबुक प्रोफाइल मिल रहा था और कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ही सेड कि नहीं, उसके पास कोई अपनी वेबसाइट नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि टाइम नहीं मिला। तो आई जस्ट जोकिंगली सेड हिम कि मतलब टाइम नहीं मिले या उसके पैसे नहीं मिले, क्योंकि आपने जो 1000 वेबसाइट बनाई है वो आपने पैसों की बेस पे बनाई है। तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी कि आई हैव ऑब्जर्व कि पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांस इंडस्ट्री में बहुत आगे है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में टॉप 5 में, टॉप 10 में आता है। ठीक है, लेकिन वी आर वेरी बिहाइंड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक हम ओपन सोर्स बहुत कम करते हैं, हम स्टैक और फ्लो पे बहुत कम मिलते हैं। लाइक बिसाइड आई थिंक आई डोंट इवन कोई स्टैक और फ्लो पे ह्यूज कंट्रीब्यूट किया हो या इस तरह से। It's तो very rare, yes. ओपन सोर्स तो फिर भी I'm sorry, your voice. तो आई थिंक दीज थिंग्स मैटर। Yeah. Am I audible? Yeah. So I think that these things really matter. Like अगर फेसबुक का कोई बंदा आपको रिक्रूट करेगा तो वो आपको सर्च करके देखेगा कि आपका नाम उनको इंटरनेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दिस इज हाउ देयर रिक्रूटिंग प्रोसेस इज। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है। कि अभी तो ये काम इतना आसान हो गया है कि आपको शेयर होस्टिंग के लिए पे नहीं करना, आप फायरबेस पे, गिटहब पेजेस पे अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, और वो वेबसाइट इतनी फैंसी भी नहीं हो सकती। आप मार्कडाउन में सिंपली ह्यूगो में या स्टैटिक वेबसाइट जनरेटर जेकिल वगैरह में बना सकते हैं। और अभी जो मेरी वेबसाइट है वो मार्कडाउन में ह्यूगो में, लाइक मैं तकरीबन 3 साल तक जो है ना वो 2000 रुपये पर मंथ पे करता था, जबकि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि एक पुरानी नॉन अपडेटेड वेबसाइट को मैं अप रख सकूँ कि भाई ये अप है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने होस्टिंग चेंज कर ली तो उसके 2000 से कम हो गए, 500 रुपये हो गया। इट वॉज स्टिल बियरेबल और नॉट वेरी बिग अमाउंट जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद फिर मैं वर्डप्रेस को टिच करके मैं स्टैटिक वेबसाइट पे आया, तो उससे मेरी स्टैटिक वेबसाइट की स्पीड बढ़ गई, ये हो गई, और बहुत ऑप्टिमाइज हो गई, और सर्च रिजल्ट्स में और ज़्यादा आने लगी। मतलब एक अजीब सा ट्रैफिक जो कि नॉर्मली मेरे पास नहीं आ रहा था ना, वो आना शुरू हो गया। और बैठे बैठे 4-5 महीनों में जो है ना मेरी वेबसाइट पे 1 लाख यूजर्स क्रॉस हो गए ऑलरेडी। तो अब ये होता है कि अब मैं आर्टिकल लिखता हूँ ना तो उनको बहुत अच्छी ट्रैफिक मिलती है, बहुत अच्छे व्यूज और रीच मिलते हैं, और बहुत सारे लोग
रीच आउट लाइक 2-3 हफ्ते पहले इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि आप आके हमारी क्लास में जो है एक सेशन करें और उनको ओपन सोर्स के ऊपर थोड़ा गाइड करें कि आप किस तरह से ओपन सोर्स करते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे अतीक ने बोला कि दिस विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी और जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और आई हैव ऑब्जर्व के मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सेशन दिए हैं, तो वहाँ पे जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम उनको सर्च करते हैं तो मिलता नहीं है। आप रैंडमली ट्विटर से कोई भी कोरा उठा लो, यूके का, यूएस का, उसको वो कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद कोई काम गिटअप भी नहीं होगा, उसके बाद कोई स्टैक ओवरफ्लो भी नहीं होगा, लेकिन उसकी कोई अपनी वेबसाइट होगी जिसके ऊपर सिर्फ उसने एक खाली पेज बनाया हुआ होगा कि ये मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मेरा फेसबुक है, ये मेरा ट्विटर है, ये मेरी लिंक्डइन है। बस इतना, एक पेज की वेबसाइट बनी हुई होती है, लेकिन वो होती है उनकी, वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक कि हमें भी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी यूट्यूब है, अभी ट्विटर है और लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बिल्डअप करना चाहिए, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स और हमारा जो कल्चर है वो बिहाइंड है, तो हम अभी तक अपने कैंडिडेट्स को न्यूज़पेपर्स में ढूंढ रहे हैं। हम लाइक मतलब मैं भी अभी किसी कंपनी में जॉब करने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे भी रिक्रूटर जानते ही नहीं है। उससे मुझे ये फील होता है कि इन लोगों ने नाम सर्च भी नहीं किया गूगल पे। लाइक अगर ये मेरा नाम लिख लेते हैं इंटरनेट पे तो इनको अल्लाह का शुक्र है इतना कुछ मिल जाएगा कि उनको एक अच्छा इंप्रेशन होगा। लेकिन वो एक 2 पेज की सीवी जो है, जो मुझसे कभी बनती नहीं है अच्छी, वो लेकर उसको प्रिंट करके उसमें से वो मुझे ढूंढ रहे होते हैं। मैं उन 2 पेजेस में नहीं आ सकता, तो कोई भी नहीं आ सकता। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम शेयर करना चाहते हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते। तो अपनी वेबसाइट होना, अपना ब्लॉग होना एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपना वॉइस जो है अपने शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ, और उससे फ़ायदा ये होता है कि रिक्रूटर्स इनको पॉजिटिव इंप्रेशन मिलता है। भले आप जनरल लिखो, लाइक मैंने एक आर्टिकल लिखा था 20 रुपीज़ चेंज, दिन जो है ना मुझे वहाँ से भी नहीं मिल रही, इस रिक्शा वाले के पास नहीं है, इस ऊबर वाले के पास नहीं है। सारा दिन मैं 20 रुपए का नोट लेकर घूम रहा था कि मुझे कोई 20 रुपए की चेंज दे दे। तो उसके ऊपर मैंने एक रात को फ्रस्ट्रेशन पीस जो है ना मोबाइल पे टाइप किया था, सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। और 2-3 दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने अपने एक फ्रेंड को शेयर किया था कि यार ये उसने मुझे पूछा कि यार शेयर कर लो, शेयर कर लो, शेयर कर लो। लाइक यार कहाँ यार, मैं एंड्रॉइड के ऊपर लिखता हूँ, ये 20 रुपीज़ चेंज वाला कौन पड़ेगा। और वो इतना पढ़ा, लोगों ने इतना पढ़ा कि वो मेरे फैमिली में डिनर टॉपिक बन गया कि एवरीवन वाज लाइक यार 20 रुपए से कौन इतना ख्वार होता है। सो दिस इज हाउ ऑनलाइन इंटरनेट वर्क्स, लाइक जस्ट पुट इट। और ये मत सोचें कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैंने 3 साल जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर हार्डली पर मंथ जो है ना 10 यूजर्स आते थे, लेकिन मैं कभी केयर ही नहीं करता था। बस ये इनफ है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, आई डोंट केयर। 3 साल के बाद जब अच्छे आर्टिकल्स आना शुरू हो गए तो उसके बाद आहिस्ता 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 ट्रैफिक हो गई है। अभी तकरीबन इतने यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आते हैं कि जो कि मैं कभी सोचता नहीं हूँ। लाइक लास्ट मंथ जो है मैंने 50,000 क्रॉस किया था। That's wonderful, So this is mashallah. how your online existence really impact you. ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है आपके जॉब्स में, आपके फ्रीलांसिंग में, आपके करियर में, आपके कम्युनिटी वर्क में, और जिस तरह से भी आप चाहते हैं दिस विल हेल्प। All right. और Thank you, Wajahid. अगर किसी हेल्प नहीं करती है तो ये मैं रियल कॉन्फ्रेंसेस में, तो जब मैं लोगों से रियल कॉन्फ्रेंसेस में मिलता हूँ तो वहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार वजाद भाई आपकी मेल क्या है। तो मैं कहता हूँ यार आप wajadkareem.com खोल लो, आपको मेल, लिंक्डइन सब कुछ मिल जाएगा। तो एटलीस्ट ये आपका इतना काम कर सकती है कि यू विल हैव अ विजिटिंग कार्ड जो कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। That sounds आई थिंक amazing, yes. So, Atik, coming to you. I also would like to add Yeah. 1-2 points here. Even when you're starting out, when let's say you're a fresh graduate,
You might not have experience, to have everything. Let's say writing GitHub or anything, you won't have experience. What you can have at that time is a portfolio of apps, starting apps, pretty basic apps. This has helped me a lot, when I was starting out. And it's like you make a to-do list app or any simple app where you fetch some images from internet and display them. That's the most basic thing you can have. But what this thing does is it shows recruiter when you're in your interview, you have something to talk about to your recruiters. You can talk about your app, that how you built it, how did you go about finding resources for it. It shows your passion, that this person, he wants to do something, he is passionate and he can do Yeah. things on his own. I think that's being successful as a freelancer, I have learned is doing things without someone grabbing your hand. Companies love it, clients love these kind of guys. So having a portfolio, by portfolio I mean 3 to 4 apps, basic, and you can build them in while you're studying, whatever interests you. If iOS development interests you, or Android or web, whatever, you can go about developing a couple of apps. It adds very good value to your portfolio. That's correct. I wish somebody had told me that when I graduated. I had to learn the hard way after my first job. And then when I applied to IBM, I thought how valuable that advice could have been. So, Yeah, yes, definitely. thank you both for your input. Atik, how do you, given that we're now in a work from home situation and we do have a lot of people, a lot of company letting their employees go, I think it's a good question to ask how you find and retain clients online. Yeah. So I think the biggest impact on my career, that the thing that had is treating my career as a business. I am a software developer and I create software as a service, right? Yeah. So having that mindset, helped me a lot. Now, if you think about a business, whatever, a local business, a restaurant, or any local business, when you open, जब आप उसको open करते हैं, you go for people, you reach out to people that यार मैंने ये business open किया है, come have a आगे taste करें, how is it, give feedback they and all that. So you reach out to people, and that's exactly how, when you're starting out, your career, you reach out to companies to hire you, right? But that's in the long run, it's not useful. You can't have running for after companies after whenever you want to change the job, and Yeah. there is no competition for companies. There should be competition. Companies should be reaching out to you. If you want to get the best value for your work, then there should be companies competing for you, right? So let's Exactly. take an example. Anam, let me ask you, who is the most expert chef in the world? Who comes to your mind? Gordon Ramsay, for all the wrong reasons. Exactly. So have you ever tasted something he made? Never, sadly. I would love to, though. But how did you know he's an expert? There are a lot of shows, there are a lot of Instagram snippets and Facebook videos that turn up in my search. So, yeah. Exactly. This is what I'm talking about. That you could be the most talented software developer in the world, but if no one knows about you, then you don't exist. It doesn't matter. Your That is talent can true. only take you so far in life. It has its limits, right? So you have to find a way to market yourself, to put yourself out there. I learned it, after a couple of years into my freelancing career, that I am going wrong, in the wrong direction. So how the question is how you can market yourself. So best way is to share whatever you learn. Just exactly how I started. Like I said, I started contributing back to Stack Overflow, where I was learning, slowly in baby steps, and that's the best way. Whatever you learn, if it's something, if it's something, you spend
a couple of hours on a problem, then definitely other people will also have that problem. So you can go about and write a blog about it, or just go, if there's already a question on Stack Overflow, go and answer it. That's how I solve the question, this problem. So that's how you slowly, if there is a starting project, share it on GitHub. You can put your code there. This might be helpful for others. Or as Wajahat has mentioned, you can put a library there that you created for yourself, and that's how you are actually advertising for yourself. So experts are basically, in my eyes, experts are only, they are experts because they are advertising. They earn much more. Gordon Ramsay will take, thousands of dollars to come on a show, right? But there will be Yeah. most, there must be a lot of other chefs more talented than him, but they are unknown. They don't get paid that much, right? So you have to present yourself as an expert, and for doing that, you have to be an expert. You need to learn your thing, whatever interests you. Just be an expert in one thing. Choose a framework or anything, whatever interests you, and be an expert in that. And then go and tell people, share your knowledge. And this is what will make companies come for you. And I think that time you have the best negotiation benefit, where you can, when people are interested in hiring you, they will pay you, much better than the company that you reach out with. Yeah. So that's how I have been working with my clients from a couple of years. I never had to hunt for work. It's just through word of the mouth I provide. I will talk about some key aspects in the last part of the answer, that how to retain clients. So it has, this way you are putting yourself out there, and others, whenever somebody needs an Android developer or web developer, whatever, they immediately, your name will come into your mind, and that's how you can find your work, right? So I will talk about the last part, how to retain clients. It's not just for freelancers. Actually, this advice will go to fresh graduates, or who are already developing. It's the most important thing is getting personally involved, whatever you're making. I will tell you my perspective. When I'm working on an app, I try the app, and then I see what I would like to see, how I would like the app to behave, what should be more accessible, and what options I don't need on the main screen, whatever, how I would like it to behave. So that way you get personally involved, and clients love that. Even companies, when you are working in a company, they will love somebody who is genuinely interested in the product they're making, not just doing mazduri on the job. So the next point I would like to mention is, yeah, adding small wins. I whenever I'm very choosy about my work. I work roughly, I would say 4 or 5 hours a day, and so I have to choose with what clients I'm going to work. I'm going to like the work or not. So when I'm working on something that I find interesting, that I find challenging, so I try to find things, small things that I could add. Like, there's a button, there should be a touch feedback for it, right? User should know that he has clicked the button. So adding these small wins, choti choti cheezein, it adds a lot of credibility to the client or the company, and they know that you care about your users and you care about the product. And another point is, learning is super important. It really, when you know your craft, when if there is a framework that solves that specific problem, and it has these problems that it might introduce into the project. When you have a grip over all that, you can make informed decisions about the product, that this thing is, yes, this is good, we can use it in the project. And this is only possible when when you know your craft, when you're learning. So this also really helps,
you can make quick decisions, you can make quick results. So it helps a lot. And last thing I would mention is being result oriented. Only roughly about 50% freelancers in all the world who actually deliver their work. They promise, the rest of the 50%, they promise the work, but they can't deliver it. Either they don't have the skills, or they just, get lazy, or whatever, reason. So being result oriented is going to help you, a lot in your career. When I was working on a full-time job, this helped me a lot. If there is a task, I will just go and, get it done, and I will, go and reach out, to other, what else I can do, getting more responsibility. This clients love, these kind of things, where I'm reaching. Like, I will give you an example. If I reach out to a client that, okay, we have done this feature, but we can also do this, and this might help, our users. So uh, being result oriented, really, boost up your career. So I think we are getting over time. I have a few other things to mention, but I think we can go about if we have any questions, or Oh, I don't think we have any questions. We can just wrap up in the end with the key takeaway that I've gathered from this session is to persevere, do hard work, no matter how long it takes, and to put your heart in your work. So if you have yeah. any last single advice, very very short advice you can give to your viewers right now, Yes. what would that be? Yes. Work like hell, advertise like hell. I think people will remember that one. All right, thank you so much. Thank you, Atiq. Thank you, Wajahat. And since this is a virtual session, I'll now remove Thanks, you Fred. individually. And Thanks, have a Fred. great evening. It was a pleasure. Thank you. Bye bye. Thank you, Wajahat. Bye.